नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका फायर इन इंडिया चैनल में। मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए पार्ट 3 ऑफ द एल केमिस्ट स्ट्रेटजी बाय आवर बिलवड महेश चंद्र कौशिक सर। तो ये स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनती जा रही है जिसमें नए नए सरप्राइजेस महेश सर हमें देते जा रहे हैं और उसके बाद हमारे रिटर्न्स और बढ़ते जा रहे हैं, जो मैंने बैक टेस्टिंग में देखे हैं और आपको दिखाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं इस स्ट्रेटजी के, उन सारे वीडियोस को आप जरूर देख लें। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अलॉन्ग विद अदर लिंक्स, जो जैसे कि शीट वगैरह जो मैंने आपके लिए बनाई है। तो वहां जरूर चेकआउट कर ले और सारे वीडियोस देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। ऑल्दो मैं यहाँ पे फिर से कवर करूंगा क्योंकि स्ट्रैटेजी में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जो मैं शुरू से सारे स्टेप्स कवर करूंगा ताकि उसे मैं आराम से आपको फ्लो में समझा सकूं। तो पूरा आप यहाँ पे भी देखेंगे तो भी चलेगा, और पिछले वीडियो रिकैप के लिए आप देख सकते हैं, वो आपको फायदा ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जब मैंने पार्ट 2 का वीडियो बनाया था उसके जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आए थे 5 साल के, उसको मैं यहाँ पे रिकैप में आपको दिखा रहा हूँ कि हमने जब 1 जुलाई 2017 से लेके 15 अगस्त 2022 तक की टेस्टिंग की होती और ये माना होता कि हम 1 लाख तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से क्या रिजल्ट्स आए थे कि हमारा एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट था 67,000। तो कभी ज्यादा था तो कभी कम था, तो उसका एवरेज था 67,000 और उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था 45,000, जो कि लगभग 68% होता है पूरे पीरियड का, और वो पीरियड था 58 मंथ्स। तो अगर हम उसे एनुअलाइज्ड वे में देखें तो वो निकल के आ रहा था 13.94%। और हमारी मैक्सिमम सिप्स किसी भी ईटीएफ में, हम 6 ईटीएफ में करते हैं स्ट्रेटेजी, मैक्सिमम सिप्स जा रही थी 12। तो ये था 5 साल का रिजल्ट। अब मैं आपको पार्ट 3 का प्रीव्यू दिखाता हूं कि क्या हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। पार्ट 3 इंप्लीमेंट करने के बाद क्या चेंजेस आए हैं, रिजल्ट्स कैसे चेंज हो गए हैं, वो आज हम देखेंगे। तो उसका प्रीव्यू ये है। तो सेम पीरियड, सब कुछ सेटिंग वही, उसके रिजल्ट्स क्या आते। एवरेज इन्वेस्टेड हमारा 44,000 और प्रॉफिट बुक 71,000। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बैक टेस्टिंग में मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पूरा स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस हैं, महेश सर की वीडियो में आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे काफी सारे लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखे वहां जाके देख सकते हैं। वो मैं रिकैप यहाँ पे करने वाला हूँ अपने स्टाइल में। तो ये परसेंटेज निकल के आती है 71% पूरे 58 मंथ्स के लिए। और इस बार मैंने निकाला है XIRR। तो इस फॉर्मूला को मैं बहुत समय से क्रैक करने की कोशिश कर रहा था, नहीं कर पा रहा था। तो इस बार मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा हिमांशु जैन जी का, जो मेरे एक फॉलोअर हैं, काफी एक्टिव फॉलोअर हैं। उन्होंने मुझे XIRR फॉर्मूला निकालने और इम्प्लीमेंट करने में बहुत मदद करी और इस शीट को बनाने में भी काफी मदद करी। थैंक यू हिमांशु जी। ऐसे ही मेरे कई सारे फॉलोअर्स मदद करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ग्रुप की तरह, हमारा एक कम्युनिटी की तरह बनता जा रहा है जहां हम एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी फीलिंग है। तो XIRR जो कि हम यूज करते हैं उस केस में, इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे आपने CAGR सुना होगा, CAGR मोस्टली यूज होता है जब हम एक लमसम इन्वेस्टमेंट करें और कुछ सालों बाद उसका रिटर्न देखते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कंपाउंडेड वे में वो लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा है। लेकिन जब हम इन्वेस्ट करते हैं बिट बाय बिट, लाइक इस वाली स्ट्रेटजी में हम लमसम इन्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ सिप्स करते हैं, फिर पूरा बेच देते हैं, फिर लमसम करते हैं, और ऐसे ऐसे 6 अलग अलग ट्रैक्स में ये चलता रहता है, अलग अलग ETFs में चलता है। तो हम इसे CAGR में नहीं निकाल सकते, इसका वैल्यू वो जस्टिफाइड नहीं होगा, वो सही वैल्यू नहीं देगा, इसलिए हम यूज करते हैं XIRR। इसके बारे में आप गूगल पे और ज्यादा पढ़ सकते हैं क्या है XIRR और क्यों हम इस वाले सिनेरियो में XIRR यूज करते हैं। तो आप इसको मोर और लेस समझ सकते हैं CAGR के इक्विवेलेंट। तो यहां पे निकल के आया XIRR 23.83% 5 सालों में, विच इज अमेजिंग। और हमारा करंट वैल्यू ऑफ ETF, मतलब जब लास्ट डे हमने टेस्टिंग में देखा उस वक्त जो सब नहीं बिके थे ETFs, उनकी करंट वैल्यू 1,56,000 थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अगर 1 लाख तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1,56,000 हो गया, तो ये सब क्या है। तो इसका आंसर भी मैं थोड़ी देर में आपको दूंगा जब स्ट्रैटेजी के स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और बैक टेस्टिंग का रिजल्ट दिखाऊंगा। और लास्ट में जो 3 कॉलम्स आप देख रहे हैं वो है गोल्ड के रिटर्न्स के साथ। तो इस वाले पार्ट 3 में महेश सर ने हमें बताया है कि हम गोल्ड ETF को भी कैसे इस स्ट्रैटेजी में शामिल करेंगे और उसके जो रिटर्न्स निकल के आए हैं, और उसके साथ ओवरऑल जो XIRR निकल के आया है वो है 27%। यानी कि हमारा जो रिटर्न ऑलरेडी निफ्टी को बीट कर रहा था, निफ्टी 20 की अगर परफॉर्मेंस की बात करें इस पीरियड में, जो कि अराउंड 19% था, उसको तो हम बीट कर ही रहे थे 23% से। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के साथ हमारा कंपाउंडिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट आया है, उससे हम 27% XIRR पे पहुंच चुके हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि महेश सर ने वाकई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है, और इसमें अभी और कई परतें खुलने वाली हैं। जैसे कि उन्होंने बताया था अपने वीडियो में, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी हम इन्वेस्ट करेंगे। तो उसको मैंने अभी इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि मैंने अभी तक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में पर्सनली इन्वेस्ट नहीं किया है, तो उसके सारे एस्पेक्ट्स मैंने चेक नहीं करे, इसलिए मैंने उसे अभी छोड़ दिया है। लेकिन जब उनके नए वीडियो आएंगे, नेक्स्ट वीडियो आएंगे, उसमें वो हंटिंग के बारे में बताएंगे और फिर हम देखेंगे कि उससे हमारा क्या एनहेंसमेंट होता है। तो यहाँ जो परत दर परत महेश सर खोलते जा रहे हैं इस खजाने के
बारे में हमें बताते जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो इसलिए मुझे ये वीडियोस बनाने में काफी मजा आ रहा है, इनकी बैक टेस्टिंग शीट में बनाने में काफी मजा आ रहा है। और साथ ही मैंने आपके लिए इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग शीट भी बनाई है, क्योंकि ये थोड़ा हमें कई सारे ETFs में करना पड़ता है। अब पहले 6 थे, अब यहाँ पे सर ने 12 कर दिए हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे 12 हो गए हैं। तो वो सब ट्रैक करना, ताकि हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, कितना इन्वेस्ट कर दिया है पास्ट में, कितना करेंटली है, कितना हमारा रिटर्न आ रहा है, वो सब ट्रैक करने के लिए मैंने आपकी ये पार्ट 3 के हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग शीट भी बना दी है। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए अब रिकैप करते हैं कि क्या है इस स्ट्रेटेजी के पार्ट 3 के हिसाब से नए स्टेप्स, क्या क्या हमें करना है। उससे पहले इस स्ट्रेटेजी के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। उन लोगों के लिए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और इस पहली बार इस स्ट्रेटेजी को समझ रहे हैं, इन फीचर्स को समझना बहुत जरूरी है स्ट्रेटेजी के रिजल्ट्स को आत्मसात करने के लिए। तो सबसे पहला फीचर है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ETFs में। तो निफ्टी ETFs निफ्टी इंडेक्स के हिसाब से चेंज होते हैं, थोड़ा ट्रैकिंग ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो उसके हिसाब से अपना परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। तो क्योंकि निफ्टी आज तक कभी जीरो नहीं हुआ है, और यही उम्मीद हमें फ्यूचर में है कि वो जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि हम एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं उनमें, और साथ ही बैंक निफ्टी के ETF में जो बैंक्स में इन्वेस्ट करती हैं। तो इन इंडेक्सेस का जीरो हो जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जब तक हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसलिए ये सेफेस्ट कहलाता है, कंपैरेटिवली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से काफी सेफ है। तो ये सबसे बड़ा फीचर है इसका। सेकंड है, हमें किन्हीं स्टॉक्स को ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन से स्टॉक को आज खरीदूं, कौन से को बेचूं, किसमें एवरेज आउट करूं। इस सिंपल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पे चलेगा, तो काफी इजी है इंप्लीमेंट करना, इजी है समझना। और हमें किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है कि चार्ट्स कैसे रीड करते हैं, इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, वो सब इसमें नहीं है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। जिन लोगों को पीसफुली एग्जीक्यूट करना है, इधर उधर ज्यादा लर्निंग में पढ़ना नहीं है या कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना है, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। इनफैक्ट मैं खुद भी कर रहा हूं, मैंने आपसे अपनी इन्वेस्टमेंट शीट शेयर भी करी थी। तो मैंने इसमें स्टार्ट कर दिया है 1 अगस्त से, और इसे समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे। और इसके रिटर्न सेफर हैं। ये रिटर्न सेफर इसलिए हैं क्योंकि हम निफ्टी के इंडेक्स में, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंपेयर टू स्टॉक्स ये काफी सेफ है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। और ये बीट करते हैं FDs को और इन्फ्लेशन के रेट्स को आराम से, ह्यूज मार्जिन से। अभी आप पार्ट 3 के रिजल्ट्स मैंने जो प्रीव्यू दिखाया आपको, आप देख सकते हैं कितने ह्यूज मार्जिन से हम बीट कर पा रहे हैं। और सबसे बेहतरीन पॉइंट है, ये आपको पीस ऑफ माइंड देगा। कोई ये डर नहीं लगेगा अरे यार ये स्टॉक गिर गया, कहीं ये डीलिस्ट ना हो जाए, कहीं ये कभी उठे ही ना। निफ्टी के साथ हमने हिस्टोरिकली देखा है कि वो गिरता है, जरूर गिरता है, कभी बैड सिचुएशन होती है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तो निफ्टी गिरता है, बैंक निफ्टी गिरता है, ये सब इंडेक्सेस गिरते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है वो फिर राइज करते हैं और नए हाइज बनाने लगते हैं। तो इसलिए ये एक पीस ऑफ माइंड वाली स्ट्रेटेजी है। ऐसा नहीं है कि आप बैठे ही रहेंगे, इन्वेस्ट ही करते जाएंगे, आपको रिटर्न्स नहीं आएंगे। निफ्टी की साइकिल चलती रहती है गिरने और उठने की, और हमारी साइकिल चलती रहेगी इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट बुकिंग की। तो आइए अब बात करते हैं क्या है ये स्ट्रेटेजी। तो ये जो नए स्टेप्स हैं मैंने उस शीट में दे दिए हैं, जो बैक टेस्टिंग है और जो इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग शीट है, मैंने अपडेट कर दिए हैं वो स्टेप्स, नई शीट बनाई है इनफैक्ट। उन्हीं स्टेप्स को आज मैं यहाँ पे पावर पॉइंट की मदद से और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो स्टेप 1 क्या है, हम चूज करते हैं टॉप 6 निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के ETFs बेस्ड ऑन ट्रेडेड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम्स का फायदा ये होता है कि अगर उनमें अच्छे वॉल्यूम्स हैं तो हम आसानी से खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, हमें अपने ऑर्डर एग्जीक्यूशन में दिक्कत नहीं आती है, इसलिए हम टॉप 6 सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें 6 में ही करना है ये। हम 6 सेलेक्ट करते हैं निफ्टी 50 से और बैंक निफ्टी से। तो ये वाले मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आप इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग शीट में देखेंगे। तो ये जो ट्रैक 1 है लेफ्ट में, ये है निफ्टी 50 के ETF, और ट्रैक 2 में है बैंक निफ्टी के। तो ये जिस सीक्वेंस में है, निफ्टी 20 का काउंटर पार्ट है बैंक 20, सेट F निफ्ट 50 का है सेट F निफ्ट PK, और ICICI निफ्टी का है ICICI बैंक निफ्टी। तो इसी तरह मैंने ये पेयर्स बनाए हैं, मोस्टली सेम कंपनी के, लेकिन जहां कंपनी का सेम नहीं मिला मैंने अलग अलग कंपनी यूज कर लिया। लेकिन मैंने ये ख्याल जरूर रखा है कि जो वॉल्यूम्स हैं वो ठीक ठाक हो इनमें, ताकि हमारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला ये स्टेप हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है, हम जिस दिन भी स्टार्ट करना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि 1st ऑफ द मंथ स्टार्ट करें, उससे ट्रैकिंग में आपको आसानी होगी। लेकिन नहीं भी करते हैं तो आप किसी भी इन डेट्स पे 1st, 5th, 10th, 15th, 20th और 25th, इनमें से किसी भी डेट पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस भी डेट पे आप स्टार्ट करते हैं, पहले ETF में, जो निफ्टी 50 का पहला ETF है, इस केस में निफ्टी 20, उसमें आप 6000 का लमसम इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन क्या है, अगर आप ओवरऑल 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 6000 होता है, ओवरऑल 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 12000 होगा, जो कि इस शीट में आपको दिखेगा। ठीक है, ये जो मैंने बैक टेस्टिंग वाली शीट बनाई है उसमें मैंने ये सारे स्टेप्स इस तरह से मेंशन भी कर दिए हैं, कैलकुलेशन किस तरह से निकाली है वो।
तो ये हो गया दूसरा स्टेप, हम 6000 इन्वेस्ट कर देते हैं निफ्टी 50 के पहले ईटीएफ में। से फर्स्ट, अभी हम एग्जांपल में लेंगे कि हमने फर्स्ट ऑफ द मंथ इन्वेस्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें उसी सेम ईटीएफ में सेम डेट पर अगले महीने, जब एक महीने का टाइम बीत जाए, हमें स्टार्ट करनी है SIP 1600 रुपीज की। अगेन वही कैलकुलेशन कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो SIP होगी 1600 की, 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो SIP होगी 3200 की, और इसी तरह मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो हम SIP करेंगे और ये SIP तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम 6% प्रॉफिट ओवरऑल जितने भी हमने यूनिट्स खरीदे हैं उस पर्टिकुलर ईटीएफ के, हमें जब तक उतना प्रॉफिट नहीं मिल जाता, जब वो मिलेगा हम बेच के निकल जाएंगे, तब तक ये SIPs चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 है, नेक्स्ट ईटीएफ की बारी आती है। तो जैसे हमने फर्स्ट ऑफ द मंथ पहला ईटीएफ बाय किया लमसम, नेक्स्ट मंथ 5th को, ठीक है, 35 डेज का गैप रखेंगे, उस दिन हम सेकेंड ईटीएफ में, जो निफ्टी 50 का सेकेंड ईटीएफ है, उसमें 6000 का स्टार्ट कर देंगे लमसम इन्वेस्टमेंट, और उसी कॉरेस्पॉन्डिंग डेट, जैसे 5th में हमने स्टार्ट किया, अगले महीने की 5th को हम उसमें SIP स्टार्ट कर देंगे, जो सेकेंड नंबर का ईटीएफ है। तो ये वाली साइकिल हर 35 डेज में एक नई ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट होगा। टोटल 6 है हमारे पास। तो पहले ईटीएफ में फर्स्ट को किया, सेकेंड ईटीएफ में 5th को करेंगे लमसम 6000, और उसकी SIP 5th को ही चलेंगी। थर्ड ईटीएफ में हम 10th को करेंगे लमसम 6000, और उसकी SIPs 10th को चलेंगी। अगर जो भी आपकी डेट है, लाइक 10th को छुट्टी है, तो आप उसके अगले ट्रेडिंग डे पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं ग्राफिकली आपको समझा देता हूँ, ये जो सारे स्टेप्स बताए। तो से 1 अगस्त 2022 को हमने पहला ईटीएफ में लमसम खरीद लिया, 6000 इन्वेस्ट कर दिए। अगले महीने हमें फर्स्ट को उसकी SIP करनी है फर्स्ट ईटीएफ की, और 5th को हमें सेकेंड ईटीएफ को लमसम में खरीद लेना है। उसके बाद थर्ड मंथ में, तो फर्स्ट था अगस्त का मंथ, सेकेंड सितंबर का मंथ, अब थर्ड मंथ आ गया अक्टूबर, हमारी SIP अभी चल रही, क्योंकि हमारा अज्यूम कर रहे हैं यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है उस फर्स्ट ईटीएफ में, तो क्योंकि फर्स्ट को छुट्टी थी इसलिए हमने थर्ड को SIP करी है फर्स्ट ईटीएफ में। उसके बाद 5th को हमने SIP करी सेकेंड ईटीएफ, जो हम लमसम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं 1 महीने पहले, और ये थर्ड मंथ है तो थर्ड ईटीएफ में लमसम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है 10th को। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने आपको समझाया है सारे स्टेप्स में। अब आगे के स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 5, अब ये है एक नया इंक्लूजन जो सर ने पार्ट 3 में बताया। पार्ट 2 तक ये नहीं था, पार्ट 3 में ये आया है, और इसका रिलेशन है पार्ट 1 से। पार्ट 1 में सर ने हमें एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि जब जब पहला ईटीएफ 6% गिरे तो हम सेकंड ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं, जब वो सेकंड वाला गिरे तो हम थर्ड ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह हम अलग अलग ट्रैक स्टार्ट करते रहते हैं जब वो गिरता है। और फिर पार्ट 2 में सर ने एक नया चीज बताया था, और अब पार्ट 3 में वो दोनों कंबाइन हो गए। वो किस तरह, हमें क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट किया और उसके कुछ समय बाद वो ईटीएफ गिर गया, निफ्टी गिर रहा है तो ईटीएफ भी गिरेगा, जब वो 6% गिर जाए तब हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक निफ्टी का ईटीएफ, तो इस एग्जांपल में अगर हम मानते हैं कि पहला ईटीएफ हमारा निफ्टी 20 था, उसमें जब 6% की गिरावट आ जाएगी, जो टोटल यूनिट्स हमने खरीदे हैं, जो एवरेज प्राइस चल रहा है उस पर जब 6% की गिरावट आ जाएगी, उस दिन या उसके अगले दिन, आप चाहें तो उस दिन भी कर सकते हैं या अगले दिन कर सकते हैं, आपको बैंक बीज में 6000 इन्वेस्ट करना है। यानी कि अब नेक्स्ट ट्रैक स्टार्ट हो गया है, उसका काउंटर जो भी बैंक निफ्टी का ईटीएफ है, यानी कि बैंक बीज इस एग्जांपल में, वहां पे 6000 इन्वेस्ट कर देंगे हम, और उस वाले ईटीएफ की SIP चलेगी उसी डेट पे जिस दिन आपने उसे पहली बार खरीदा है। ठीक है, तो ये जो दो ट्रैक्स मैंने बताए थे, ठीक है, निफ्टी बीज में जब 6% गिर जाए तो आप बैंक बीज में वो ट्रैक 2 स्टार्ट कर देंगे, और ट्रैक 2 वही होगा कि लमसम से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद उसमें SIP करेंगे सेम डेट पे जिस दिन आपने उसका पहला बाय किया है, जिस दिन लमसम बाय किया है। ठीक है, इसको ग्राफिकली समझते हैं कैलेंडर पे। तो से निफ्टी बीज 6% गिर गया 15 नवंबर को, हमने 1 अगस्त से स्टार्ट किया था, और 15 नवंबर को जाके वो 6% गिर गया, और इस बीच में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, हम लगातार सिप करते हुए आ रहे थे। तो आपको 15th को वो क्योंकि गिरा है, तो आप चाहें तो 15th को या फिर 16th को बैंक बीज में 6000 लमसम इन्वेस्ट कर देंगे। और नेक्स्ट मंथ हमें क्या करना है, क्योंकि हमने 15th या 16th को खरीदा है, तो सेम डेट पे नेक्स्ट मंथ आपको SIP स्टार्ट करनी है बैंक बीज में। तो इस एग्जांपल में हमने 16th को अगर खरीदा होता तो हम 16th को SIP करते 1600 रुपीज की बैंक बीज में, और वो SIP चलती रहती जब तक कि बैंक बीज में 6% प्रॉफिट ना आ जाए। सिंपल। तो यहां तक स्टेप समझ में आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। तो जिस किसी भी ईटीएफ में 6% प्रॉफिट आए, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो चाहे वो निफ्टी का हो, क्योंकि हमारे जो ट्रैक्स हैं एक एक करके स्टार्ट हो रहे हैं, हर महीने हम एक नया ईटीएफ स्टार्ट कर रहे हैं, तो शुरू के 6 महीने हमारे 6 ईटीएफ स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही किसी भी ईटीएफ में 6% प्रॉफिट आए, आप उसके सारे यूनिट्स बेच के उसकी साइकिल क्लोज, उस महीने के लिए उसकी साइकिल क्लोज हो जाएगी, और आप वो प्रॉफिट बुक करके अपने पास कैश आ जाएगा सारा बेच के। ठीक है,
उसके बाद स्टेप नंबर 7, ये भी एक नया इंक्लूजन है पार्ट 3 में, इन्वेस्ट द बुक प्रॉफिट इनटू गोल्ड ईटीएफ। अब एंट्री हो गई है सोने की। तो खजाना है, खजाने में सोना होना तो जरूरी है, और सोने से इंडियंस को प्यार तो होता ही है। तो अभी तक अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया है और आप सोच रहे थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, कौन सी स्ट्रैटेजी सही है, एलकेमिस्ट में गोल्ड में भी इन्वेस्ट होगा। तो जैसे जैसे आप प्रॉफिट बुक करते जाएंगे, से पहला निफ्टी बीज आपने खरीदा, उसमें सिप करते रहे और कुछ समय जाके उसमें प्रॉफिट बुक हो गया अराउंड 800 रुपीज। तो वो 800 रुपीज से आपको खरीद लेने हैं गोल्ड ईटीएफ। जिस भी दिन आपने प्रॉफिट बुक किया है उसके अगले दिन आप गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं, या उसके 1-2 दिन बाद, क्योंकि जब आप सेल करते हैं तो आपके ब्रोकर में पैसा आने में टाइम लगता है। अगर वही पैसा आपको यूज करना है तो, नहीं तो आप चाहें तो सेम डे या फिर अगले दिन वो गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं उस प्रॉफिट बुक्ड अमाउंट से। 1-2 दिन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड इतना वोलेटाइल नहीं होता कि आपको प्राइस यहाँ का वहां मिल जाए। तो थोड़ा बहुत 1-2 दिन के फर्क से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका लॉन्ग टर्म में। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है, तो मैंने कुछ 3 मेन पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन। तो ये जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ईटीएफ हैं, ये इक्विटी में आते हैं, और अब हमारे पास आ गया है सेकंड एसेट जो कि है गोल्ड। तो हमें डाइवर्सिफिकेशन करके रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, ताकि अगर एक एसेट क्लास नहीं चल रहा है तो दूसरा चले। तो उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सेकंड है कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं, उसे री इन्वेस्ट करते हैं कहीं, उस पर भी अगर आपका एप्रिसिएशन हो रहा है तो वो ऑब्वियसली कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाया था, रिकैप ऑफ पार्ट 3 रिजल्ट्स, उसमें आपने देखा था कि गोल्ड का XIRR कितना आ रहा था। तो अभी फिर से बैक टेस्टिंग शीट में जब देखेंगे तो फिर से उसे रिव्यू करेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बाद हमारा XIRR परसेंटेज कितना बढ़ गया। और तीसरा है हेजिंग फॉर मार्केट करेक्शन। तो देखा जाता है यूजुअली जब इक्विटी डाउन होता है तो गोल्ड अप होता है, और जब इक्विटी अप होता है तो गोल्ड डाउन होता है। यानी कि जब इक्विटी अप जा रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, गोल्ड के रेट्स यूजुअली कम होंगे तो आप सस्ता गोल्ड खरीद पाएंगे। और जब इक्विटी डाउन है, जब आप एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रहे, गोल्ड यूजुअली अप होता है। ऑल्दो अभी तक हमने गोल्ड को बेचने की बात नहीं करी है, गोल्ड ईटीएफ्स को। उसके बारे में सर ने हिंट दिया था कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट आएगा। वो सब चीजें अभी मैंने इंक्लूड नहीं की हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से सर ने अभी हमें बताया नहीं है, इसलिए मैंने इस शीट में, इस स्ट्रेटेजी में अभी वो इंक्लूजन नहीं किया है। तो यहां तक हो गया हमारा स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर 8। तो जब भी आप किसी ईटीएफ को बेचें, उसमें 6% प्रॉफिट बुक करें, उसकी अगली साइकिल, उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट अगले महीने स्टार्ट करना है, उसी डेट पे जो उसकी एक फिक्स डेट है। तो से आपने 1 अगस्त से निफ्टी 20 स्टार्ट किया था और उसकी बुकिंग कहीं जाके आ गई दिसंबर में, 16 दिसंबर आपने 6% बुक कर लिया। तो आप निफ्टी 20 में दोबारा से साइकिल कब स्टार्ट करेंगे? अगले महीने की फर्स्ट को। अब यहाँ पे फर्स्ट छुट्टी है तो सेकंड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ईटीएफ में कोई प्रॉफिट बुक करेंगे, उसकी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करने के लिए आपको वेट करना है उस डेट का आने का, ताकि आपकी ट्रैकिंग जो है वो स्मूथली होती रहे और आपको डेट्स में कोई कंफ्यूजन ना हो, और आपको बहुत ज्यादा टाइम भी इसमें बिताना ना पड़े स्ट्रैटेजी में, यानी कि हर रोज इन्वेस्ट करने में लगे हैं, हर रोज लॉग इन करना पड़ रहा है। आराम से कभी कभी करना पड़ेगा, कभी ज्यादा करना पड़ेगा जब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो कोई फिक्स डेट पे है नहीं, वो तो किसी भी दिन आ सकती है। हाँ, जो हमारी सिप्स हैं और जो लमसम बाइज हैं, उनकी डेट्स हमारी फिक्स होती चली जाएंगी। तो बस उनका ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं कि पूरे दिन कंप्यूटर के आगे बैठ के स्ट्रेटेजी करनी है। काफी आराम से आप एंड ऑफ द डे इसे कर सकते हैं, एएमओ ऑर्डर्स लगा के, जीटीटी ऑर्डर्स लगा के, और चिल वाली जिंदगी जी सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के साथ, और अच्छे प्रॉफिट कमाते हुए। ऑलराइट, तो अब मैं आपको ले चलता हूं बैक टेस्टिंग शीट में। और तो इस शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिस किसी को भी ये शीट यूज करनी है उसको इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। प्लीज इसका एक्सेस मुझसे मत मांगना, आपको दिखेगा रिक्वेस्ट एक्सेस, वो आप करेंगे, कुछ भी कमेंट लिख के भेजेंगे, मैं आपको एक्सेस नहीं दे सकता, क्योंकि इस शीट का एक्सेस दे दिया मतलब आप कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो सबके लिए मॉडिफाई हो जाएगा। तो मास्टर शीट ऐसी की ऐसी रहेगी। आपको शीट में क्या करना है, आपको फाइल में जाना है, मेक अ कॉपी करना है, और इस कॉपी को, मेक अ कॉपी बटन यहां दबाते ही इसकी एक कॉपी आपकी ड्राइव में बन जाएगी, गूगल ड्राइव में। और फिर उस वाले यूआरएल को सेव कर लीजिएगा और उसको आपको मॉडिफाई करना है। वहां पे आप कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो आपकी ही शीट में रहेगा, इस मास्टर शीट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेथड वाली शीट दिखेगी, जो अभी स्टेप्स में मैंने मेथड बताए वो सारे, और लास्ट में मैंने इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग शीट का लिंक दे दिया है, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं जब आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने ईटीएफ्स यहाँ पे डाल दिए हैं, जो ईटीएफ्स हमने यूज किए हैं और उनके क्या एवरेज वॉल्यूम्स रहे, क्या करंट मार्केट प्राइस है, वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। इनपुट एंड आउटपुट में निफ्टी के ईटीएफ यहाँ पे हैं, और ट्रैक टू जो कि बैंक निफ्टी के ईटीएफ हैं, जो मैंने इस वाली शीट में यूज किए हैं वो यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप कि बैंक बीज, सेट निफ बैंक और कोटेक बैंक, ये 3 यूज हैं और यही 3 रिपीट हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप बैक टेस्टिंग
2 साल से ज्यादा की करते हैं, क्योंकि कुछ इनमें से ईटीएफ बहुत रिसेंटली लिस्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस ईटीएफ वाली शीट में लिख भी दिया है कौन से वाले ईटीएफ कब से अवेलेबल हैं। तो अगर आप ईटीएफ का कोड चेंज करते हैं और बैक टेस्टिंग करते हैं इस डेट से पहले की, फॉर एग्जांपल आप एच बैंक ईटीएफ बैंक निफ्टी में डालते हैं यहाँ पे, और आप फिर बैक टेस्टिंग करते हैं इस डेट से पहले की, तो वो वाला रिजल्ट आपको पूरा आएगा नहीं, क्योंकि वहां तो अवेलेबल ही नहीं है एचडीएफसी का बैंक निफ्टी का ईटीएफ। तो इसलिए मैंने यहाँ डेट्स लिख दिए हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पे ये रिपीट करे हैं तीनों सिर्फ बैक टेस्टिंग में। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में मैंने अलग रखे हैं, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्टमेंट शीट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट शीट में मैंने ये वाले यूज किए हैं, तो जो कि सब अलग अलग हैं, क्योंकि अब प्रेजेंट में तो ये सब अवेलेबल हैं, तो हम जब फ्यूचर में इनमें ट्रांजैक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बैक टेस्टिंग के लिए मुझे ये रिपीट करने पड़े, ताकि हम कितनी भी पीछे जाके बैक टेस्टिंग कर सकें बिना रिजल्ट्स को कॉम्प्रोमाइज किए। तो यहाँ पे मैंने टेस्टिंग करी है 1 जुलाई 2017 से लेके 15 अगस्त 2022। बाय द वे, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये 5 साल की टेस्टिंग है, और 1 लाख अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं ओवरऑल, 6% के टारगेट पे हम सेल करना चाहते हैं, और 6% के डिप पे हम सेकंड ट्रैक स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये जो येलो में आप देख रहे हैं, इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको बैक टेस्टिंग डेट्स चेंज करनी है वो यहाँ चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 1 लाख की जगह 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख कोई भी अमाउंट ट्रैक करना है, वो आप चेंज कर सकते हैं। सेल टारगेट आप 6% की जगह 5, 4, 3, 7, 8, 10, 12, 15, 100 जो भी आप ट्राई करना चाहते हैं वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कितने डिप पे बाय करने में आप सेकंड ट्रैक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो महेश सर ने 6% बताया है, वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो आप यहाँ पे चाहें तो 5%, 4% और मे बी 7%, 10% जो भी आप बैक टेस्टिंग में देखना चाहते हैं रिजल्ट्स, वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा डालने के बाद ये सारी शीटें जो ETF1 जो है वो आपका पहला ETF ट्रैक करना स्टार्ट करेगी। उसमें सारे कब लमसम इन्वेस्ट हुआ, तो यहाँ देखते हैं निफ्टी 20 में 3 जुलाई को पहला लमसम इन्वेस्ट हुआ 6000, और उसके बाद अगली 1 तारीख को यहाँ पे सिप हो गया। तो ये सारा पूरा आप देख सकते हैं बैक टेस्टिंग शीट में कि कितना सिप हुआ, और जहां ये बुक हो जाएगा वहां आपको कंप्लीटेड दिखेगा, कितना प्रॉफिट बुक हुआ और नेक्स्ट साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई वो सब देख सकते हैं। तो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग आ गई 26 अक्टूबर 2017 को, लेकिन हमने नेक्स्ट डे से नहीं स्टार्ट किया। इस वाले ETF की डेट है 1, तो हमने 1 नवंबर को इसका लमसम स्टार्ट किया, और उसकी सिप फिर 1 को ही चल रही है। तो वो सब चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, और वो ऊपर इसकी समरी डाल दी है कि इस पर्टिकुलर ETF की समरी क्या रही, क्या रिजल्ट्स रहे इसके। ऑल्दो आपको देखने के लिए आप यहाँ पे सिंपली जा सकते हैं आउटपुट में, सारे ETF का हर एक ETF की शीट बनी है। तो ETF1 है निफ्टी 20 की, ETF1.1 है बैंक 20 की। तो वो कैसे चलेगा, जैसे ही ETF1 में 6% का फॉल आएगा, उस दिन बैंक 20 में, उसके अगले दिन बैंक 20 में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो आप देख लेंगे यहाँ पे 3 जुलाई को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वहां तो हमने स्टार्ट ही करा था निफ्टी 20 में, तो ऑब्वियसली पहले दिन तो 6% फॉल नहीं हो जाएगा। तो 6% फॉल हुआ ही नहीं, और जब तक हुआ नहीं उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं हुई। 8 मार्च 2018 को जाके 6% का फॉल आया, और वहां पे 7 मार्च को आया होगा, इसलिए 8 मार्च को यहाँ पे हमने परचेज कर लिया बैंक 20। ओके, उसकी लमसम साइकिल स्टार्ट हो गई। तो लमसम हमने 8 को स्टार्ट किया है, तो उसकी SIP भी 8 को होगी, या उसके 1-2 दिन आगे होगी, यानी कि यहाँ पे 9th को हुई है। ठीक है, क्योंकि 8 को छुट्टी थी, बंद था मार्केट, और उसके बाद 8 मई को प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो उस दिन से सिप करने का मतलब ही नहीं जिस दिन 6% का प्रॉफिट आ रहा है। और ये सारी ट्रैकिंग हुई है क्लोज प्राइस पे, हाई लो ओपन प्राइस उनको कंसिडर नहीं किया गया है, क्लोज प्राइस पे ही सारी कैलकुलेशंस है। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे अगेन निफ्टी में 6% फॉल नहीं था, तो हमने बैंक 20 नहीं खरीदा। तो सारे इसी तरह से चल रहे हैं। सेकंड ETF जो SBI का निफ्टी 50 का ETF है, उसमें भी यही फंडा लगाया गया है, और उसका जो काउंटर बैंक निफ्टी का ETF है उसमें तब परचेस होगा जब वो 6% गिर जाएगा, जो उसका मेन ETF है। तो ये सारी शीट्स मैंने बनाई है 1 से लेके 6 तक और 6.1 तक, और फिर इनका जो रिजल्ट आ रहा है उसकी समरी मैंने आपको सीधा सीधा यहाँ दे दी है। तो आप यहाँ पे डेट्स डालेंगे, सारे अपने पैरामीटर्स चेंज करेंगे, आपको एक एक शीट में जाके देखने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट्स कंसोलिडेट होके यहाँ मेन शीट में इनपुट एंड आउटपुट में आ जाएंगे। हाँ, ऑफकोर्स आपको एक एक शीट में इसलिए जाना पड़ेगा ताकि आप देख सके कि कैसे कैसे स्ट्रैटेजी चल रही है, कब कब बाय हुआ, कब सेल हुआ। इससे एक थोड़ा साइकोलॉजिकली आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, कितने दिन में सेल आते हैं, कितने सिप्स होते हैं। ऑल्दो आप वो एक्चुअल फील नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअल ट्रेडिंग में होता है, जो वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत फील तो आ ही जाएगा कि हाँ भाई इतने दिन वेटिंग भी करना पड़ता है। प्रॉफिट यानी कि एक ही महीने में आ जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे। तो इस चीज को दिखाने के लिए मैंने आपके लिए और भी चीजें की हैं। तो इनपुट आउटपुट में पूरा रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ट्रैक 1 का, यानी कि जो मेन ETFs हैं वो ट्रैक 1 के नीचे आएंगे,
और ट्रैक 2 में जो सब ईटीएफ्स हैं, मतलब जो काउंटर ईटीएफ है, बैंक निफ्टी के ईटीएफ, उनके रिजल्ट्स यहाँ पे आएंगे। और ओवरऑल परफॉर्मेंस मैंने सबसे नीचे यहाँ पे दे दी है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में मैंने क्या क्या ट्रैक किया, करेंटली इन्वेस्टेड अमाउंट इन ईटीएफ, तो जो भी आपकी लास्ट डेट होगी, जो भी आप टेस्टिंग कर रहे हैं, उस दिन कितना इन्वेस्टेड अमाउंट होता है, यानी कि जो बिका नहीं है हमारे सारे ईटीएफ होल्डिंग में है, वो अमाउंट कितना होता। मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा एक टाइम में कितना मैक्स गया। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आंसर कर दूं तो आप यहाँ देख रहे होंगे 1,76,000 तक मैक्स गया, ऑल्दो हमने कहा था कि हम 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब इसको एक थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि हुआ क्या है। उसके लिए मैंने बनाई है डेली समरी, जैसा कि महेश सर ने बोला था कि कोई ऐसा बना दे तो उनको मदद होगी, तो मैंने ये डेली समरी बनाई है। तो डेली समरी में हमें ये दिखेगा कि ओके 3 जुलाई से हमने स्टार्ट किया, किस दिन फ्रेश बाय हुआ है, किस दिन हमने सेल किया और कितना अमाउंट सेल किया है, कितना प्रॉफिट बुक किया है, वो सारा ट्रैक करते हुए चल रहा है पूरे पीरियड का, जब से हमने स्टार्ट किया और जब तक हमारा टेस्टिंग पीरियड का एंड है। और यहां से मैं आसानी से निकाल पाया मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है, तो डेली समरी का आइडिया महेश सर का बहुत अच्छा था, इससे मेरे को नए नए आइडियाज भी आए, जिससे मैं मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट ठीक से निकाल पाया। पहले जो मैंने मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट लगाया था पिछले बैक टेस्टिंग में, वो थोड़ा अप्रोक्सीमेट अमाउंट था, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट अमाउंट मैं निकाल पाया हूँ, मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट। तो इसी मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे हमने 1 लाख हम इन्वेस्ट करना चाहते थे, उसके हिसाब से ये शीट है। तो अब देखते हैं यहाँ पे नीचे जाके, जहां जहां 1 लाख से ऊपर गया है हमारा इन्वेस्टमेंट, वहां मैंने कलर कोडिंग कर दी है, आपको ऑरेंज कलर में दिखेगा। तो यहाँ देखिए, सिर्फ 12 से लेके 15 तक, 2-4 दिनों के लिए यहाँ पे 12 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक 1 लाख से ऊपर गया, नेग्लिजिबल। और कितना ऊपर गया, 3,000 रुपीज ऊपर, जिस नेग्लिजिबल, इतना तो हम पॉकेट से ऐसे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं आसानी से कि ये ऊपर नहीं गया, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। नेक्स्ट, जब कोरोना पीरियड आया, क्योंकि मार्केट बहुत गिरा, वहां पे आया मेजर इन्वेस्टमेंट और हमारा 1 लाख से ऊपर गया, अप टू 1,76,000 यहाँ पे 17 अगस्त 2020 तक। तो आप इस चीज को समझने के लिए आप एक चीज ध्यान में रखिए, हम सब तलाश करते रहते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी की मार्केट ऑल टाइम हाई से कभी नीचे आए तो सस्ता अवेलेबल है, निफ्टी 50 सस्ता हो गया है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे होते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ऑटोमेटिकली आपको वो अपॉर्चुनिटी देगी और आपसे जो SIPs चल रही हैं उसमें आपसे सस्ते में निफ्टी खरीदवाएगी। ठीक है, इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख से ऊपर गया, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा फॉल आया था निफ्टी में, और साथ में हमारे बैंक निफ्टी के वो भी चल रहे थे। तो ये याद रखिए, बैंक निफ्टी के और निफ्टी के सारे ETF में एक साथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए 1,76,000 तक ये चला गया। तो अगर आपके पास 1 लाख ही इन्वेस्ट करने के लिए और मे बी 1 लाख 2 लाख अपने FD में रखे हैं, ऐसी सिचुएशन में जब निफ्टी काफी गिर गया होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने जो डेट में पड़े पैसे होते हैं या फिर ऐसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में पड़े पैसे होते हैं, उन्हें निकाल के इक्विटी में डालते हैं जब सस्ता है, और जब वो प्रॉफिट देके आपको निकल जाए, मार्केट ऊपर आ जाए, वो फिर वापस उसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में डाल देते हैं। तो ये मार्केट में साइकिल चलती रहती है, तो आपको भी ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने 1 लाख सोचा तो मैक्स 1 लाख ही जाएगा। इसलिए मैंने ये बैक टेस्टिंग शीट बनाई है और इसलिए मैं ये वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन आपकी सही रहे। जब निफ्टी बहुत तगड़ा गिरेगा तो आपको तगड़े थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जब गिरा था, सिर्फ 5 महीने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ 4 मई 2020 से लेके 25 अगस्त, सिर्फ 4 महीने के लिए हमें 1 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि लगातार बहुत समय के लिए, और उसके बाद देखेंगे तो आपको कई जगह नेगेटिव दिखेगा, यानी कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा पैसे आप निकाल चुके हैं। तो ऐसे पीरियड्स भी आए थे, इसीलिए ये जो एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट है 1 लाख से इतना कम दिखता है, क्योंकि हमारा पैसा लगता है तो हम वो रिकवर कर लेते हैं सेल करके, तो माइनस में भी चली जाती है ये फिगर। तो ये फंडा है, इस फंडे को जरूर याद रखिएगा कि जब मार्केट सस्ता है, पैसे होने चाहिए हमारे पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो अब वापस आते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स में। एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट ये मैंने वहां डेली समरी से निकाला है 44,000, तो कभी ज्यादा तो कभी कम रहा, तो ऑन एन एवरेज 44,000 रहा हमारा इन्वेस्टमेंट। टोटल प्रॉफिट हमने बुक किया 71,500, और अगर इस प्रॉफिट को मैं डिवाइड कर दूं, जो टोटल में मान के चल रहा था 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूं उस अमाउंट से, तो 71% आता है, विच इज नॉट बैड 58 मंथ में, यानी कि ऑलमोस्ट 5 ईयर्स में। और XIRR जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, विच इज इक्विवेलेंट टू CAGR, 24% के करीब आ रहा है ये सिर्फ ETF में। ओके, और जब मैं गोल्ड में इसे देखता हूं तो मैंने क्या किया, यहाँ डेली समरी में आपको दिखाता हूं। डेली समरी में हम यहाँ ट्रैक करते हुए चल रहे हैं कि कब खरीदा, कब बेचा, कितना प्रॉफिट बुक हुआ। तो जिस जिस दिन प्रॉफिट बुक हुआ उस दिन
गोल्ड के हमने यूनिट्स खरीद लिए, तो 39 यूनिट्स खरीद लिए और इतने मेरे गोल्ड यूनिट्स एक्यूमुलेट हो गए। इनफैक्ट ये काफी ऊपर से चल रहा है, इसलिए धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहे हैं आपके यूनिट्स। और साथ में यहाँ ट्रैक कर रहा है कि उस पर्टिकुलर डे पे आपके गोल्ड का वैल्यू कितना है। तो अगर हम ऐसे करते करते लास्ट डे पे जाएं, जो हमारे टेस्टिंग पीरियड का लास्ट डे है, हमने 1953 गोल्ड के यूनिट्स एक्यूमुलेट कर लिए होते, क्योंकि इस वाले में मैंने गोल्ड कहीं बेचा नहीं है, सिर्फ एक्यूमुलेशन हो रहा है। और उसकी वैल्यू बन जाती 90,404, जो भी प्राइस यहाँ पे चल रहा है 12 अगस्त का, उसको मल्टीप्लाई कीजिए यूनिट से, वो आपका गोल्ड ईटीएफ का वैल्यू है। तो एक्स आई आर आर निकालने के लिए मैंने ये देखा कि हमारा सिर्फ ईटीएफ से कितना प्रॉफिट आ रहा है, वो था 71,500। और फिर गोल्ड में जब हमने उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट किया, वो वैल्यू बढ़ के बन गई 90,400। तो एडिशनल प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 18,800। तो उसी को मैंने XIRR में ऐड किया, तो ये बन के आया 27.19% का XIRR%। है ना अमेजिंग। और अभी तो इसमें और भी ट्विस्ट आने बाकी हैं। जैसा महेश सर ने बताया कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में गोल्ड के जो एप्रिसिएशन है वो तो मिलता ही है, साथ में हर साल आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी देती है सरकार। और ऑफकोर्स सेफ्टी तो है ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में सरकार की पूरी पूरी। तो ये सारे बेनिफिट्स और ऐड होने वाले हैं। देखते हैं कहाँ तक जाता है XIRR और कहाँ तक जाते हैं इसके रिटर्न्स। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इस वाली स्ट्रेटेजी को लेके। जैसे मैंने कहा, मैंने 1 अगस्त से स्टार्ट कर दिया, आप में से कई सारे लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो स्टार्ट करने के बाद कई सारे क्वेश्चंस आपने मुझसे ऑलरेडी पूछ लिया कमेंट्स में, मैंने जितना कोशिश कर पाया उनके आंसर दिए हैं। अभी भी कोई क्वेश्चन बचे हैं इस पार्ट 3 को देखने के बाद, आप बिंदास पूछ सकते हैं। और ये जो बैक टेस्टिंग हमने अभी देखी, उसके आधार पे अगर हम एक दो पॉइंट समराइज करना चाहूंगा, तो 5 मंथ्स, इनफैक्ट 4 मंथ्स, जैसा मैंने अभी दिखाया, सिर्फ 4 मंथ्स के लिए 5 साल के टोटल पीरियड में सिर्फ 4 महीने ऐसे थे जब हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ऊपर गया। ठीक है, और वो भी क्यों गया मैंने आपको बता दिया, जब निफ्टी काफी ज्यादा फॉल हुआ। ऐसे केस में हमें निफ्टी ये स्ट्रेटेजी सस्ते में खरीदवा रही थी, बैंक निफ्टी को सस्ते में खरीदवा रही थी, इसलिए वो हमारा इन्वेस्टमेंट ऊपर गया। तो उसके लिए बैकअप थोड़ा आपको रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और XIRR हम देख चुके हैं, निफ्टी 20 के लमसम रिटर्न्स को बीट कर रहा है, इसको भी थोड़ा और समझते हैं। तो निफ्टी 20 को मैंने यहाँ पे ट्रैक किया, जो पहला दिन हमने जब स्टार्ट किया है विच इज 1 जुलाई, निफ्टी 20 का प्राइस था 98 रुपीज 42 पैसा। और लास्ट डेट जब तक हमने इन्वेस्ट किया इस बैक टेस्टिंग में, विच इज 15 अगस्त, निफ्टी 20 का प्राइस था 192.34, यानी कि ओवरऑल इसका कितना एप्रिसिएशन हुआ, 19.59%। तो अगर किसी बंदे ने 1 जुलाई 2017 को निफ्टी 20 को 1 लाख में खरीद लिया होता, मतलब 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया होता निफ्टी 20 में, और वो आज 15 अगस्त को अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू चेक करता, उसको होता प्रॉफिट ऑन एन एवरेज एनुअल बेसिस 19.59%। तो इसमें एक मेन चीज ये है कि सारा 1 लाख शुरू में ही उसे चाहिए होता, वो इन्वेस्टमेंट, बीच में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई होती, और अभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई होती, यानी कि उसका सारा वो रिस्क में बैठा होता और रिटर्न्स इतना ही होते। वर्सेस यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करते हुए चल रहे हैं, सारा एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहां हमारे रिटर्न्स आए हैं 27.19%। तो आप देख सकते हैं कितने ह्यूज मार्जिन से इसे बीट कर रहा है ये लमसम इन्वेस्टमेंट को। तो कई सारे कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो में, आई एम श्योर महेश सर को भी आए होंगे, मेरे वीडियो पे भी आए, कि जब लमसम करके हम इतना अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, काय को इतना दिमाग लगाना। तो आपका आंसर यहाँ पे है कि दिमाग लगाने से, थोड़ी मेहनत करने से क्या क्या फायदे होते हैं। और अभी तो हम मे बी टिप ऑफ द आइसबर्ग ही देख रहे हैं, इसमें और भी चीजें ऐड होने वाली हैं। तो देखते हैं रिटर्न्स कहाँ तक जाते हैं। बट आपको शायद आंसर मिल गया होगा कि लमसम करने में, चिल मार के बैठने में, कोई मेहनत ना करने में, वर्सेस मेहनत करके पैसे कमाने में फर्क तो आता है भाई। कितना फर्क आता है आप यहाँ पे परसेंटेज में भी देख सकते हैं। और गोल्ड का XIRR, जैसे मैंने बताया आपको, जो सिर्फ निफ्टी के प्रॉफिट से आ रहा है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से और भी ज्यादा बढ़ गया हमारा XIRR। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट 3 पसंद आया होगा, बैक टेस्टिंग शीट पसंद आई होगी। आप भी अपनी बैक टेस्टिंग कीजिए, ये शीट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो इन्वेस्टमेंट की शीट है वो भी अवेलेबल करा दूंगा, आप अपनी जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें उस शीट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो थोड़ा एक झलक उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो इसको मैंने एक नई शीट में बनाया, क्योंकि पार्ट 2 की जो शीट थी और पार्ट 3 में थोड़ा बहुत मेजर फर्क था। तो मैंने एक नई शीट बनाई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका नाम है पार्ट 3, मैंने यहाँ पे डाल दिया है ताकि आगे मैं पार्ट 4 या पार्ट 5 या जो भी जितने भी पार्ट आने अगर बनाऊं तो हमें पता हो कि कौन सी पार्ट हम यूज कर रहे हैं। तो आपको, अगर आपने पार्ट 2 की शीट ऑलरेडी यूज करी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 1 अगस्त से एक ही इन्वेस्टमेंट हुई होगी किसी की भी, तो कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे तो सब अपना डेटा जैसे आपने फर्स्ट में डाला था वो यहाँ पे डेट्स वगैरह डाल सकते हैं। साथ में ये ट्रैक टू ऑटोमेटिकली डला हुआ है, अगर आपको यहाँ पे ऊपर नीचे करना है, कोई ETF चेंज करना है, वो आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। तो जो भी येलो में मैंने यहाँ डाला है वो सब आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ETF 1 में जाके
अपनी जो भी आपने परचेस किया, जैसे मैंने 1 अगस्त को 187.72 के प्राइस पे परचेस किया था, ये चीजें, दो चीजें डाल दें और ये वाली शीट आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं और पुरानी शीट को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ मेजर हमने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, तो कोई आपको डेटा बहुत सारा उठा के इधर उधर नहीं करना है, सिंपली ये चीज डालनी है और आपकी ये वाली शीट रेडी होगी पार्ट 3 के हिसाब से यूज करने के लिए। जो परफॉर्मेंस वाला है, यहाँ पे मेरा अभी वर्क थोड़ा सा पेंडिंग है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, क्योंकि 6 और ईटीएफ्स आ गए हैं, उसके लिए मैं फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी रिजल्ट्स जो एडिशनल ईटीएफ्स हैं उनके ठीक से नहीं आएंगे, उसको मैं अपडेट कर दूंगा, जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको सबको बता दूंगा। आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं, मैं ये भी बता दूंगा कौन सा पार्ट कॉपी करना है, पूरी शीट कॉपी नहीं करनी पड़ेगी, सिंपल थोड़े बहुत फॉर्मूला कॉपी करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करने हैं। ठीक है, वो हो जाएगा, उसके बाद आपका ये सब चलेगा। और गोल्ड ईटीएफ में जो भी आप परचेस करेंगे उसके लिए एक अलग से मैंने शीट बनाई है, तो आपको 3 चीजें डालनी है, किस दिन आप खरीद रहे हैं, किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, और कितने यूनिट्स खरीद रहे हैं। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा गोल्ड ईटीएफ यूज करना चाहते हैं। महेश सर ने रेकमेंड किया है एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ, तो उसी को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन अगर आप कोई और यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चेंज करके कोड में डाल सकते हैं, और वो उसके अकॉर्डिंगली उसका करंट मार्केट प्राइस ट्रैक करके आपको परफॉर्मेंस बता देगा। ओके दोस्तों, तो एंजॉय कीजिए ये शीट्स, बैक टेस्टिंग कीजिए, और कुछ नया आपको मिलता है, कोई एरर मिलती है तो वो जरूर मुझे बताना, मुझे खुशी होगी उसे करेक्ट करने में। अगर कोई गलती उससे हो गई हो, काफी कॉम्प्लिकेटेड शीट्स बन जाती हैं, लंबी बन जाती हैं, तो कई बार अकेले टेस्टिंग करना इतना पॉसिबल भी नहीं होता, तो कोई एरर हो तो मुझे बताइए, मैं एरर को फटाफट ठीक कर दूंगा। और कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिन लोगों को आपको लगता है ये बेनिफिट करेगी, जो सिंपल स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं, जो अभी तक मेरे चैनल से या हमारे सर के चैनल से जुड़े नहीं है, उनसे हमारे चैनल को शेयर कीजिए, और लेट्स मेक दिस कम्युनिटी अ बेटर कम्युनिटी। तो जल्दी ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।